फ्रेंड्स, बायो क्लास बाय गायत्री मैम, क्लास 9। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4। पार्ट 3 तक हमने पढ़ा दिया है आपको, क्रॉप सीज़न तक। तो जिसने नहीं देखा वो जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं और लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज हम फुल डिटेलिंग में पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। व्हाट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड इट्स फैक्टर। तो हम आज आपको इस चार्ट के माध्यम से थ्रू बताएंगे कि क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट कितने प्रकार के होते हैं और उसमें क्या क्या पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। मतलब कि आपको इसका हिंदी मीनिंग भी बताएंगे, जिससे कि आप अगर नीट प्रिपरेशन कर रहे हैं या एसएससी की या अदर लेवल कंपटीशन लेवल तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आपका इससे तैयार हो जाएगा। जैसे कोई इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होते हैं तो उन्हें केवल इंग्लिश आता है और उन्हें हिंदी में नहीं पता होता है कि क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट की हिंदी क्या होती है। तो ये सब कुछ हम पूरा डिटेलिंग में पढ़ेंगे, तो स्किप मत करिएगा। पहले ही अगर आपने स्किप कर दिया तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये इतना लेंथी चैप्टर है और इसमें इतने पार्ट्स हैं ना कि आप जब तक स्टार्टिंग के पार्ट्स नहीं देखेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। तो इससे पहले आपने ये वीडियो खोल लिया तो इसको मत देखिए, पहले जाके मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिए और उसको समझिए, उसके बाद आप इस वीडियो को, क्योंकि इसमें पूरा डिटेल दिया गया है। सो स्टार्ट करते हैं। पहले बताएंगे, ये है चैप्टर 1 है 9th क्लास का, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। ये है एनसीईआरटी बेस्ड है और ये सीबीएसई बोर्ड है। यूपी बोर्ड वाले बच्चे देख रहे हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं इंग्लिश में बताऊंगी प्लस हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो इंग्लिश हिंदी यूपी बोर्ड वाले भी हों या सीबीएसई बोर्ड वाले हों तो दोनों के लिए फ़ायदा है। तो कोई भी इसको स्किप ना करे और पूरा देखें इस वीडियो को। सो स्टूडेंट, अगर आप इस चार्ट को आपको दिख रहे हैं, ये चार्ट अगर आपको दिख रहा है क्रॉप, तो इसके बारे में पूरा बताना। क्रॉप जो होते हैं वो 3 तरीके होते हैं: क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट। ये प्रोडक्शन है और ये प्रोटेक्शन है। तो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट जो होते हैं उसमें आते हैं हायर यील्ड, बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस, इम्प्रूव्ड वैरायटी एंड फोर्थ वाइड एडेप्टेबिलिटी। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है आएंगे क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट जो होता है वो थोड़ा लेंदी है, इसमें पार्ट बाय पार्ट है। तो इसमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, इरिगेशन है, क्रॉपिंग पैटर्न है। जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है वो 2 तरीके के हैं, एक मैन्यूर, एक फर्टिलाइज़र। तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में हम लोग न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में इसके 2 टाइप्स पढ़ेंगे, एक मैन्यूर, एक फर्टिलाइज़र। उसके बाद हम लोग इरिगेशन में भी 2-3 पार्ट हैं, व्हील्स, रिवर, लाइफ सिस्टम। उसके बाद क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट 3 तरह के होते हैं, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, इरिगेशन एंड क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न में भी 2 पार्ट हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन। उसके बाद आता है क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट। प्रोटेक्शन जो प्रोटेक्ट, क्रॉप को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए वो आता है। क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट में ये 2 तरीके के होते हैं, एक प्रोटेक्शन इन फील्ड, जो ये इनमें भी 3 पार्ट हैं, वीड, इंसेक्ट, डिसीज़। उसके बाद प्रोटेक्शन ड्यूरिंग स्टोरेज, जिसमें आता बायोटिक एंड एबायोटिक। अब तो आपने ये चार्ट देख लिया है, पूरे चार्ट को आपने देख लिया है, समझ भी लिया होगा। तो अगर आपको नोट करना है तो आप इसे नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर सकते हैं, इससे आपको इजी हो जाएगी समझने में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, क्योंकि ये बहुत लेंदी है, इसलिए सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट।
उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रॉप वैरायटी दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे हम ये पढ़ेंगे और तीसरे नंबर पे क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट पढ़ेंगे। सो क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट पढ़ने जा रहे हैं तो उसको एक बार और हम डिटेलिंग में देख लेते हैं, जिसको कहते हैं रिव्यू। तो हम एक बार और इसको देख लेते हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मैं नहीं चाहती कि आपके स्टडी में भी कोई भी प्रॉब्लम, इसलिए मैं इसको 2-3 बार आपको पढ़ा रही हूँ कि पूरा अच्छे से समझ में आए। मुझे पता है कि ये लेंदी हो जाएंगे वीडियो, तो आपको घबराना नहीं, मैं इसको पार्ट में दूंगी जिससे आपको और भी प्रॉब्लम ना हो। सो क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट आया था, क्या होते हैं बताइए जल्दी से। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जिसमें आते हैं मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जिसमें आते हैं मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। मैं इसलिए 2 बार बोल रही हूँ कि आपको याद होता जाए, बाद में आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद इरिगेशन, व्हील्स, रिवर, लाइफ सिस्टम। उसके बाद क्रॉपिंग पैटर्न, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन। तो आपको पता चल गया क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट में क्या होते हैं। तो आप बिना देखे मुझे कमेंट करिए, अगर सही भी आ रहा है वो भी करिए, अगर गलत हो रहा है तब भी आप करिए। उसके बाद आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, अपने कॉपी में नोट्स करके याद कर सकते हैं, या मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मुझे कमेंट करके ये लिख के कमेंट करेंगे, लिखेंगे, तो मुझे पता चल जाएगा आपने कहाँ पे क्या मिस्टेक की और आपकी प्रॉब्लम क्या है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम इसका फुल एक्सप्लेनेशन। अब मैं आपको इसका फुल एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। ओके, सो अब फुल एक्सप्लेनेशन में आते हैं, जिसमें क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के जब मैं आपको क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट एक्सप्लेन कर दूंगी, उसके बाद की टॉपिक्स बता रही हूँ, इसमें भी पार्ट बाय पार्ट है कि आपको एकदम कंफ्यूज भी ना हो, एकदम 0% भी कंफ्यूजन ना रह जाए। इसलिए मैं आपके लिए पूरा वीडियो एकदम अच्छे से बना के, एकदम अच्छे से लिख के बता रही हूँ। ए में आएगा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। उसके बाद आपको हम बताएंगे कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट होते क्या है। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ठीक है। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में आएगा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जो मैंने रेड से किया है। कोई प्रॉब्लम ना हो उसके लिए कोई जो हेडिंग है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, ये हेडिंग है, ठीक है। उसमें पार्ट है सब हेडिंग, जिसमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है। ओके, रेड कलर से न्यूट्रिएंट। अब न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में भी टाइप्स आते हैं। तो 2 टाइप्स ऑफ इनिशियल न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट होते हैं। ओके, पहला मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे मिनरल रिप्लेसमेंट, जिसमें आ जाएंगे मिनरल रिप्लेसमेंट में आपके मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र, जो मैंने अभी बताया है, मैन्यूर एंड फर्टिलाइजेशन आता है। के बाद यहाँ तक हो गया मैन्यूर एंड फर्टिलाइजेशन, ठीक। फिर हम मैन्यूर जो है उसमें भी पार्ट हैं। तो मैन्यूर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके टॉपिक्स देख लें। उसके मैन्यूर एडवांटेज के बारे में, टाइप ऑफ मैन्यूर, ठीक है। 3 तरीके के होते हैं। FYM, तो हम आपको बताएंगे FYM क्या होते हैं उसके बारे में, और उसको पूरा हम मैं लिख रही हूँ, आप देख सकते हैं। FARMYARD, फार्म्ड मैन्यूर, MANURE, मैन्यूर, फार्म्ड मैन्यूर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सेकंड नंबर मैन्यूर में FYM फार्म्ड मैन्यूर। बी कंपोस्ट के बारे में पढ़ेंगे। कंपोस्ट क्या होता है, मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट, मतलब कि कैसे कंपोस्ट प्रिपेयर किया जाता है, बनाए जा रहे हैं। फिर ग्रीन मैन्यूर क्या होता है उसके बाद। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे फर्टिलाइज़र। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे फर्टिलाइज़र क्या होते हैं,
On the basis of available of nutrients from them fertilization are divided into following 4 group। फर्टिलाइज़र जो है वो 4 ग्रुप में बांटे गए हैं। फर्स्ट नाइट्रोजन फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट नाइट्रोजन फर्टिलाइजेशन, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइज़र है या फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइज़र बोलिए एक ही, पोटैसिक फर्टिलाइजेशन, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र, बायो फर्टिलाइज़र, माइकोराइज़ा। ओके, फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो कितने ABCDEFG मतलब 6 तरीके के होते हैं, 6 प्रकार के फर्टिलाइज़र होते हैं। नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, फास्फोरिक फर्टिलाइज़र, पोटैसिक फर्टिलाइज़र, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र, बायो फर्टिलाइज़र, माइकोराइज़ा। उसके बाद बी जो इरिगेशन है, आज तो इतने में ही बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। इरिगेशन में आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊँगी। ओके, अब हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। व्हाट इज़ क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट? India is an agriculture-based country. Sector engage about 70% of its. In this country, agriculture sector engage about 70% of its population and accounts of 40% of the gross national product (GNP). Farming practice being followed depend upon size of land, holding, education and financial conditions of farmers. The production practice include no cost production, low cost production and high cost production. High cost production is based on improved high yield varieties, improved farming practice, model technology, latest agriculture machines and implement. Crop production management refer to controlling the various aspect of crop production to obtain the maximum the best yield. It has the following 3 component जो मैंने आपको बता दिए थे। कमेंट करके बताइए मैंने क्या बताया था। चलिए कमेंट करिए। ओके हो गया कमेंट। अब मैं आपको बताती हूँ, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इरिगेशन मैनेजमेंट एंड क्रॉपिंग पैटर्न। इसमें 3 पार्ट हैं, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इरिगेशन एंड क्रॉपिंग पैटर्न। तो मैंने चार्ट में आपको दिखाया था। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में। उसके बाद इरिगेशन हम बताए थे कि ये लेंदी हो जाएगा क्योंकि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो है यही खूब लार्ज है इसीलिए। ओके, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। मैं आपको जा रही हूँ हिंदी में अब समझाने की क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट क्या होते हैं और इसमें क्या लिखा हुआ है। ओके, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट मतलब होता है फसल उत्पादन प्रबंध। क्या होता है? फसल उत्पादन प्रबंध। इसमें लिखा था इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, मतलब भारत एक कृषि आधारित देश है। इस देश में कृषि मतलब फार्मर क्षेत्र लगभग 70% मतलब 70% आबादी को संकलन मतलब मिलाना करता है और सकल राष्ट्र उत्पाद का 40% हिस्सा मतलब 40% जो है वो GNP में आता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में आता है। सकल राष्ट्र उत्पाद जिसे कहते हैं, GNP को हम लोग कहते हैं सकल राष्ट्र उत्पाद। ये 40% आता है और 40% क्या आता है? कृषि क्षेत्र मतलब फार्मिंग एग्रीकल्चर जो है सेक्टर वो आता है 70% में। कोई लागत नहीं उत्पादन, कम लागत उत्पादन और उच्च लागत उत्पादन। मतलब इसमें ये था कि कोई लागत नहीं है, उत्पादन के लिए कोई पैसा नहीं देना है। लो कॉस्ट है, कम लागत मतलब प्रोडक्शन करने के लिए हमें कम लगते हैं पैसे। उसके बाद हाई कॉस्ट प्रोडक्शन आते हैं, उच्च लागत उत्पादन आते हैं जो उच्च उपजन मतलब आधुनिक तकनीक लेटेस्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जो है मैकेनिकल टेक्नोलॉजी वो है इसमें क्रॉप प्रोडक्शन में। ठीक है, उसको नियंत्रण करने मतलब कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल करने के क्रॉप प्रोटेक्शन मतलब फसल उत्पादन
अधिकतम और स्वतंत्र उपजा प्राप्त करने के लिए इसमें निम्नलिखित 3 घटक होते हैं, मतलब टाइप्स होते हैं। पहला न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, मतलब इरिगेशन मतलब सिंचाई, और जो तीसरे नंबर पे है क्रॉपिंग पैटर्न, जिस पैटर्न को क्रॉपिंग पैटर्न मतलब फसल के पैटर्न के बारे में बताया जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट मीन्स कंट्रोलिंग द सेक्स एंड टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लाई ऑफ द क्रॉप। लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स आल्सो रिक्वायर इनऑर्गेनिक एलिमेंट फॉर बिल्डिंग देयर स्ट्रक्चर एंड maintaining their metabolic process. These inorganic elements are called nutrients. Nutrients are supplies of the plants by air, water, and soil. There are about 40 elements found in the plant ash, but only 16 of those elements are essential for plant growth and development. Hence, these 16 elements are called initial element or initial plant nutrients. Out of 16 essential elements, 2 elements carbon and oxygen are obtained from air and hydrogen from water. Remaining 30 elements are supplied by the soil. These are 30 elements are minerals. A minerals is a substance which are obtained by mining. तब समझते हैं कि इसमें लिखा क्या है। मैंने पढ़ दिया लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं चला मैम क्या पढ़ रही है, क्या पढ़े जा रहे हैं। तो ठीक है, बता रहे हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ओके, घबराने की कोई बात नहीं है। तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो होता है उसे हम कहते हैं पोषक तत्व। तो हम देखेंगे कि पोषक तत्व प्रबंध मैनेजमेंट होता क्या है और इसके अर्थ क्या है। पोषक तत्व प्रबंध का मतलब न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का अर्थ है फसलों के पोषक तत्वों की आपूर्ति के चयन, समय और मात्रा को नियंत्रण करना। अन्य जीवित जीवों के तरह पौधों को भी अपनी एलिमेंट प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए अपनी संरचना के निर्माण के लिए इनऑर्गेनिक एलिमेंट मतलब अकार्बनिक तत्व की आवश्यकता होती है। ठीक है, इन अकार्बनिक तत्व को पोषक तत्व कहा जाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। दीज इनऑर्गेनिक एलिमेंट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट। ठीक है, इस अकार्बनिक तत्वों को मतलब इनऑर्गेनिक एलिमेंट को हम लोग न्यूट्रिएंट कहते हैं। पोषक तत्व की आपूर्ति पौधों को ऊंचाई, पानी और मिट्टी द्वारा की जाती है। पौधों की राख को लगभग 40 तत्व पाए जाते हैं। जो ऐश होते हैं पौधों के, उनमें हम 14 एलिमेंट मिलते हैं। ठीक है, ऐश को हम लोग राख कहते हैं। जो नहीं जानते वो जान जाए। कितने तत्व पाए जाते हैं राख में? 40 तत्व मतलब 14 एलिमेंट। तत्व मतलब एलिमेंट। ठीक है, आप हिंदी पढ़ना अभी से शुरू कर दीजिए अगर आपको आगे जाके एसएससी यूपीएससी की तैयारी करनी है तो, वरना मत करिए हमें क्या। लेकिन आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ तैयारी कर दीजिए। और ये तत्व के बारे में इतना आप जानिए, खुद सर्च करिए। गूगल है आपके पास, फ़ोन है आपके पास। दूसरे काम छोड़ के पहले पढ़ाई वाला काम कीजिए। ओके, तत्व मतलब एलिमेंट्स। लेकिन पौधों की वृद्धि और विकास के लिए केवल कुछ तत्व आवश्यक है। मतलब प्लांट्स के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए केवल कुछ तत्व, जिसमें आते हैं 16 एलिमेंट्स ओनली। कितने आते हैं? 16 इनिशियल है। प्लांट ग्रोथ के लिए 16 इनिशियल है, काफ़ी है मतलब। तो आप देख रहे हैं इस वीडियो में, ये मैंने जूम करके दिखाया है, ये 16 इनिशियल न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व और प्लांट सोर्स टाइप एंड एग्जाम्पल। इसमें दिए गए हैं कि सोर्स कौन से होते हैं प्लांट्स के लिए। 16 ही काफ़ी हैं। उसमें बताएंगे 16 न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं और उसके टाइप्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो पढ़ेंगे सोर्स, न्यूट्रिएंट्स एंड टाइप। ओके, तो पहले में आता है एयर, वाटर, सॉइल। अब हम एयर में पढ़ेंगे। एयर में आता है कार्बन C, ऑक्सीजन O,
इसकी एलिमेंट वैल्यू है ये सी कार्बन, ओ ऑक्सीजन का ओ होता है, शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, जब आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा तो उसमें कार्बन में सी, और आपको याद करना पड़ेगा सी मतलब कार्बन। जैसे आप याद करते हैं पीरियोडिक टेबल, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो आपके टीचर ने पीरियोडिक टेबल आपको दिखाया होगा, उसके बारे में समझाया होगा कि H फॉर हाइड्रोजन, हीलियम HI हीलियम, लिथियम Li लिथियम, ऐसे करके हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये सब के बारे में आपको बताया होगा। तो मैं यहाँ पे अभी आपको केमिस्ट्री नहीं बता रही हूँ, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको बता रही हूँ कि अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको इसके बारे में पता होगा। ठीक है, तो हम लोग सोर्स के बारे में जान रहे थे। तो पहले नंबर पर एयर। एयर में आता है न्यूट्रिएंट में कार्बन, ऑक्सीजन, और इसकी टाइप जो होती है मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, जिन्हें हम दो कहते हैं। ठीक, माइक्रो न्यूट्रिएंट। उसके बाद वाटर। वाटर में आते हैं हाइड्रोजन, उसमें भी आते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, जो उसके टाइप होते हैं वो 1 होते हैं। कितने होते हैं? 1। आपको एज यूजुअल याद कर लेना है, इसमें कोई ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा सॉइल। सॉइल में आपके ये 16 तत्व दिए गए। ठीक है, सॉइल में आ जाते हैं नाइट्रोजन N, फॉस्फेरस P, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, सल्फर S। इसमें कितने तत्व हैं? ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। इनमें 6 टाइप के होते हैं जो आपने पढ़ लिए हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फेरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ठीक है, उसके बाद आयरन, मैग्नाइज Mn, बोरॉन B, जिंक Zn, कॉपर Cu, मॉलिब्डेनम Mo, क्लोरीन Cl। ये कितने हैं? 7। अगर आप इसको टोटल करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 7 7 14। अरे ये एक मिला के, ठीक है, ये एक मिला के 7 7 14 एंड 15, 2 एक 16। ठीक, कितने हो गए? 16। तो ये 16 तत्व हैं जो प्लांट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। वैसे तो 40 एलिमेंट दिए गए हैं, मतलब 14 एलिमेंट दिए गए हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट कितने हैं प्लांट के लिए? 16। कितने इम्पॉर्टेंट है? कितने इम्पॉर्टेंट है? 16। देखिए, आप कहेंगे गलत बता रही, कुछ गलत नहीं, हम आपको दिखा रहे विथ प्रूफ के साथ। ये देखिए, बुक में लिखा, हम बुक को कभी नहीं झूठा मानते हैं। 16 ऑफ एलिमेंट इनिशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एलिमेंट। ये देखिए, यहाँ से बड़ी लोग हिसाब से दिखाते हैं। ये देखिए, देयर आर 14 एलिमेंट फाउंड इन द प्लांट, ऐश मतलब राख, बट ओनली 16 ऑफ दोज एलिमेंट आर इनिशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, कितने होते हैं? ये आपका कंपटीशन लेवल भी तैयार हो गया कि पूरे कितने 14 एलिमेंट्स होते हैं तत्व, लेकिन उसमें में से केवल प्लांट के लिए कितने ज़रूरी हैं? 16। तो प्लांट के लिए 16 ज़रूरी हैं। तो 16 में कौन कौन से आ गए हैं मैंने बता दिए हैं। सोर्स एयर, वाटर और सॉइल। एयर के लिए केवल कार्बन और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जिसकी माइक्रोन्यूट्रिएंट 2 होती है, क्योंकि 1 2 कार्बन और ऑक्सीजन कितना 1 और ये 2, तो इसलिए 2 है। उसके बाद वाटर के लिए सबको पता है H होते हैं, हाइड्रोजन, उसके लिए H हो गया, H2 होते हैं। वाटर का फार्मूला H2 है, लेकिन इसमें न्यूट्रिएंट पूछा है, अब जाके इसका फार्मूला मत लिखाइएगा। H होते हैं हाइड्रोजन, उसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो 1 होते हैं, क्योंकि केवल एक हाइड्रोजन। और सब कुछ हमें मिट्टी में मिलता है, आधे से ज़्यादा जो होते हैं वो मिट्टी में मिलते हैं। सॉइल में मिलते हैं, मिट्टी जैसे है। तो सॉइल में हमें आधे से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तत्व मिलते हैं। ओके, तो मैंने बता दिया नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नाइज, ब्रोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम,
क्लोरीन, इसमें 7 होते हैं। ठीक, 6 ऊपर 7 नीचे, तो 6 और 7 13। 13 तो सॉइल में ही खुद होते हैं। ठीक, आप ये पूरा उन 16 का 16 याद कर लीजिएगा। और एयर वाटर का हम बताते हैं आपको याद करने का ट्रिक। ठीक है, पहले तो आप ये 16 का 16 याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, 16 का 16 याद कर लीजिएगा। उसके बाद ये 3 हटा दीजिएगा, जितना बचेगा वो सब सॉइल में लिखाइए। आसान ट्रिक। ठीक है, बहुत टाइम वेस्ट हो चुका, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में हम पूरा डिटेलिंग पढ़ेंगे। टाइप ऑफ इनिशियल न्यूट्रिएंट, टाइप ऑफ इनिशियल न्यूट्रिएंट। ठीक, मेज 1950। ठीक है, एक साइंटिस्ट है जो थे मेज, डिवाइडेड इनिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट इनटू 2 कैटेगरीज। उन्होंने इनिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, पहला जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं उसके बारे में बात जानेंगे, उसके बाद मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानेंगे। तो हम माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो हम एक चार्ट के थ्रू जानेंगे, जो मैं स्क्रीन में दिख रहा होगा। मैं चार्ट आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको इजी हो समझने में, क्योंकि मैं पूरा गाथा नहीं बताने जा रही हूँ। ठीक है, शॉर्ट बताऊँगी कि आपको पढ़ने में और लिखने में एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैं आपको चार्ट पढ़ा रही हूँ। तो अब इसमें डिफरेंट देखेंगे, डिफरेंट बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट होते क्या। माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में पहले ये 4 तरीके के प्लस एग्जाम्पल के साथ। दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, ये हमें लार्ज क्वांटिटी मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में ज़रूरत होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट concentration of each micronutrient plant in more than 1 mg। उसके बाद they take part building part body of different protoplasmic structure, they have a no significant role in enzyme activity and electronic transport, example nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, sulfur। अब हम बताएंगे इसमें लिखा क्या है हिंदी में, तो नो कन्फ्यूज़न, बिना कोई कन्फ्यूज़न के आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट होते क्या हैं, तो उसमें भी 4 हैं, 1 2 3, तो हम लाइन से पढ़ेंगे चारों को, आप देखते जाइए। मैं आपको इंग्लिश मतलब खनिज, मैक्रो मतलब छोटा। दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट। जो माइक्रो थे वो लार्ज क्वांटिटी के थे, लेकिन ये माइक्रो जो है वो वेरी स्मॉल, ये बहुत कम मात्रा में शुद्ध होते हैं। नेक्स्ट, concentration of micronutrients is quite below 1 mg gm of dry matter। सूक्ष्म पोषक तत्व को एकाग्रस्त काफ़ी नीचे, 1 mg ngm ड्राई मैटर सूखी सामग्री। उसके बाद दे हैव नो सच फंक्शन, उनका ऐसा कोई कार्य नहीं है। कैसा कार्य नहीं है, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट में लिखा हुआ है, तो अभी बताएंगे कि क्या कार्य नहीं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट में क्या लिखा है, बगल में देखिए 3rd नंबर, दे टेक पार्ट इन बिल्डिंग। माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं, जैसे कभी आप पौधे काटने जाते हैं पेड़ को, तो उनमें चोट लग जाती है, ठीक है, खून नहीं निकलता, लेकिन जो होता है कि देखिए बाहर का पार्ट जब उनका उजड़ जाता है, चमड़ी ही तो होती है उनकी भी, चमड़ी नहीं होती है, मतलब कि उनका लकड़ी जो वुड होता है बाहर से, तो जब बाहर वाला ब्लैक वाला पार्ट निकल जाता है, अंदर वाला जो वाइट उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो दिखते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिक, उनमें कोई दवा तो आप लगाने नहीं जाते हैं, नहीं ना, कोई दवा नहीं लगाने जाते, तो वो अपने आप खुद सही हो जाते हैं। किससे सही होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट के द्वारा सही होते हैं। वो खुद अपने आप अपनी बॉडी को बिल्डिंग करते हैं, जिसे प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है,
उसके द्वारा। और लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट में ऐसा नहीं होता, दे हैव नो सच फंक्शन, उनके ऐसा फंक्शन नहीं है। चौथे नंबर में, दे आर इन्वॉल्व इन एंजाइम एक्टिविटी एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ये जो होते हैं इन्वॉल्व किस में होते हैं, गतिविधि और एंजाइम एक्टिविटी परिवहन में शामिल है। जैसे इसमें आ जाते हैं आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मीडियम, क्लोरीन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिनरल रिप्लेसमेंट। Soil is the most important reservoir of plant nutrient. Crop plant regularly withdraw minerals in the form of nutrient from the soil until minerals are replenished at regular intervals. The crop plant will develop disorders in structure, growth, reproduction, functioning, and susceptibility to disease. Mineral replenishment is done through the addition of manures and fertilizer or to the crop field. ये क्या कह रहा है, मिनरल रिप्लेनिशमेंट मतलब क्या होता है। मिनरल रिप्लेनिशमेंट मतलब खाद, मिनरल्स मतलब खाद होते हैं, रिप्लेसमेंट मतलब उर्वरक। मिट्टी में पौधों की पोषक तत्व और कार्बनिक पौधों की कमी को फसल जोतों की मिट्टी में खाद और उर्वरक मिलाकर पूरा किया जाता है। इसमें ये बताया गया है जो होते हैं मिनरल्स में। मिलाकर पूरा किया जाता, खाद और उर्वरक दोनों ही पौधों के पोषक मतलब न्यूट्रिएंट तत्वों के प्रमुख स्रोत हैं, इसीलिए उपयोग फसल उत्पादन किए जाते हैं। पहला, मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं, यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे। द डिफिशियंसी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर in the soil is made up by adding manures and fertilizer to the soil of crop field. Both manures and fertilizer are major source of nutrients of plant, so they are used in crop production. तो इसमें लिखा हुआ है मिट्टी में पौधों के पोषक तत्व और कार्बनिक पदार्थों की कमी को फसल जोतों की मिट्टी में खाद के उर्वरक मिलाकर पूरे किए जाते हैं। ठीक है, मिट्टी में हम खाद मिलाते हैं, पोषक तत्व जो होते हैं जिसे हम खाद कहते हैं। खाद और वह उपयुक्त दोनों ही पौधों के पोषक तत्व में प्रमुख सोर्स हैं। ठीक है, फर्टिलाइज़र और मैन्यूर के प्रमुख सोर्स क्या हैं, न्यूट्रिएंट, मैटर, सॉइल में जो मैटर मिलाते हैं, खाद तत्व मिलाते हैं, वो क्या है, यूज़फुल है फर्टिलाइज़र के लिए। खाद तो जानते ही होंगे, फसल को उगाने के लिए खाद की ज़रूरत होती है, उसी को मिनरल्स कहते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। अब फर्स्ट नंबर हम पढ़ेंगे मैन्यूर्स होते क्या हैं। मैन्यूर्स आर नेचुरल फर्टिलाइज़र, दे आर bulky source of organic matter which supply nutrients in small quantities, and organic matter is large quantities. Manures are prepared by the decomposed animal
excreted and plant waste. Manures include farmed manure, FYM जिसे कहते हैं, composed green manures, माइक्रो कंपोस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, तो चार्ट आप एक बार और देख लीजिए, पीछे करके चार्ट देख लीजिए, उसमें क्या क्या आते हैं। इसमें हम 3 तरीके का पढ़ेंगे, एक FYM कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्यूर्स एंड माइक्रो कंपोस्ट, 3 टाइप पढ़ेंगे। ठीक, तो उससे पहले हम लोग 3 टाइप पढ़ते हैं, उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेज मैन्यूर क्या होते हैं। एडवांटेज ऑफ मैन्यूर्स। मैन्यूर्स अफेक्ट द सॉइल इन फॉलोइंग 3 वे। फर्स्ट, manures enrich the soil with nutrient. They replace the general difference of nutrients in the soil. Since manures contain less nutrients, they need to be used in large quantity. खाद मिट्टी को पोषक तत्व के समृद्ध करते हैं। वे मिट्टी में पोषक तत्व की समान कमी को पूरा करते हैं। खाद पोषक तत्व मतलब न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करते हैं। खाद में कम पोषक तत्व होते हैं, जो खाद होते हैं वो कम पोषक तत्व होते हैं, इसीलिए उन्हें बड़ी मात्रा में उपयोग करने की आवश्यकता होती है। क्रॉपिंग करने के लिए, खेती करने के लिए खाद को हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं खाद, कि उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिलता रहे पेड़ पौधों को, तभी वो बड़े होंगे, उगेंगे, अनाज देंगे आपको। जिस भी चीज़ की खेती कर रहे हैं, फ्लावर की हो या कुछ चीज़ की, उसके लिए खाद मतलब मिनरल्स की आवश्यकता होगी। ये हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैन्यूर्स, जिसमें मैंने चार्ट में आपको बताया था FYM कंपोस्ट। उसके बाद कंपोस्ट में हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट, कंपोस्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं उसका मेथड। उसके बाद ग्रीन मैन्यूर। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताऊंगी FYM फार्मल्ड मैन्यूर होते क्या हैं। FYM is the decomposed mixture of cattle excrete, dung, urine, little, that is bedding material used in night under cattle, and leftover organic matter such as roughage or fodder. This waste material are collected daily from the cattle shed and stored in a pit for decomposition by the microorganisms, bacteria, fungi, etc. FYM contain nitrogen, phosphorus, and potassium. A well decomposed formed manure contain about 0.5% nitrogen and 0.2% potassium. A well decomposed formed manure phosphorus, pentaoxide P2O5 and 0.5% potassium monoxide K2O। टाइप्स ऑफ मैन्यूर्स मतलब खाद के प्रकार। FYM जो होते हैं मवेशियों, देखिए इसमें हम आपको हिंदी में बताएंगे। ठीक है, डिकम्पोज मिक्सचर जो होते हैं कैटल एक्सक्रीट जिसे कहते हैं मवेशियों, डंग, ठीक है, उनके मलमूत्र, यूरिन, लेटर मतलब मलमूत्र, गोबर, ठीक है, मतलब कैटल एक्सक्रीटा मतलब होता है मलमूत्र, गोबर, डंग मतलब गोबर होता है, यूरिन मतलब मूत्र, लाइटर मतलब कूड़े, ते मवेशियों के नीचे इस्तेमाल की जाने वाले बिस्तर सामग्री और बचे हुए कार्बनिक पदार्थ जैसे फोडर, गज या चारे का विघटित मिश्रण है। सूक्ष्म जीवों जैसे वेस्ट मटेरियल कलेक्टेड डेली, जैसे बैक्टीरिया, कवक मतलब फंजाई, बैक्टीरिया को बैक्टीरिया, फंजाई, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम।
एक अच्छी तरह से विधित खेत की खाद में लगभग, मतलब एक जो अच्छी खेतीवार जो खेती फार्मर होते हैं वो लगभग 0.5% नाइट्रोजन, मतलब 0.5% नाइट्रोजन यूज़ करते हैं, 0.2% फास्फोरस यूज़ करते हैं और 0.2% फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 यूज़ करते हैं, 0.5% पोटेशियम मोनोऑक्साइड यूज़ करते हैं। तो आपको पता चल गया है कि FYM क्या होते हैं और उसमें कौन से बैक्टीरिया फंजाई होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया और कौन फंजाई होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से धातु इसमें पाए जाते हैं, मतलब एलिमेंट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, बताते भी जाएंगे हिंदी में। कंपोस्ट खाद। Compost is prepared from farm and town refuse such as a vegetable and animal refuse, excrete of domestic animals such as a cattle, goat, sheep, horse, donkey, camel, dog, cats, etc. खेत और शहरी आश्रम में खाद तैयार किए जाते हैं, जैसे कि सब्जी और जानवरों के कचरे, जैसे घरेलू पशुओं जैसे मवेशी, बकरी, भेड़, घोड़े, गधा, ऊंट, कुत्ता, बिल्ली आदि का मलमूत्र, मनुष्य का मल पदार्थ, सीवेज, अपशिष्ट, ये सब होते हैं। कंपोस्ट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। कंपोजिट जो एक बायोलॉजिकल मतलब कि जियो प्रोसेस है। इसमें एरोबिक ऑर्गेनिज्म रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब कि हवा के रिस्पायरेशन, एंड एरोबिक ऑर्गेनिज्म इन विच मतलब सांस लेना टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक जो सांस नहीं ले सकते हैं, एरोबिक जो सांस ले सकते हैं। एरोबिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिस्पायरेशन करते हो। एनारोबिक जो बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिस्पायरेशन करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें डिकम्पोज किया जाता है ऑर्गेनिक मैटर में। इट्स टेक अबाउट 3 to 6 मंथ। इसको कंपोज करने में 3 से 6 महीने लग जाते हैं। पेंटाऑक्साइड P2O5, 1.4% पोटेशियम मोनोऑक्साइड K2O। Next, method of preparing compost. For preparing compost, a tank of suitable size, that is 4 to 5 m long, 1.5 to 1.8 m broad, and 1.0 to 1.8 m deep is done. A layer of well mixed refuse of about 30 centimeter thickness is spread in a tank. This layer is well moistened by slurry water, paste of cattle dung, and water or earth and water. A second layer of mixed refuse is spread in tank till the hemp rises to a height of 45 to 60 centimeter above ground level. The top of this hemp is then covered with a thin layer is moist earth after 3 months. A partially decomposed biomass is taken out of the tank and collected in council hemp. This hemp is moistened if necessary and covered with earth. After another 1 or 2 months, the compost is ready for use. इसमें बताया गया है कि कंपोस्ट कैसे रेडी किया जाता है यूज़ करने के लिए। तो आपको ये फिगर दिख रहा है, जो इसमें फर्स्ट है अपर है, उसमें लिखा है साइड वॉल मेड ऑफ नीटिंग और बोल्ट्स विथ गैप्स, ठीक है, गैप्स और उसमें सॉइल होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसके नीचे वाले पार्ट में क्या रखा जाता है, डेड प्लांट मटेरियल को रखा जाता है, फिर सॉइल रखा जाता है, फिर डेड प्लांट मटेरियल रखा जाता है, फिर थर्ड में सॉइल, उसके बाद फिर डेड प्लांट मटेरियल, फिर लास्ट में जो बॉटम लेयर है उसमें डेड ब्रांचेस और ब्रोकन ब्रिक्स रखे जाते हैं प्रिपरेशन और कंपोस्ट में। तो इसमें
कंपोस्ट बनाने की विधि में ये बता रहा है, जो कंपोस्ट की तैयारी करने के लिए उपयुक्त आकार की ज़रूरत होती है हमें, तो उसमें 4 to 5 m लॉन्ग 1 to 5 यानी 4 to 5 मीटर लंबी, 1.5 1.5 to 1.8 मीटर चौड़ी और 1.0 से 1.8 मीटर गहरी खाई खोदी जाती है। ठीक है, लगभग 30 सेंटीमीटर मोटाई खाई की अच्छी तरह मिश्रित कचरे की एक परत या परत अच्छी तरह से संयुक्त कर लेते हैं। ठीक है, परत मतलब लेयर टू लेयर, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते। गोबर और पानी के घोल, ठीक है, पानी के पेस्ट से या मिश्रित कचरे की जल को परत जो लेयर होते हैं, ये 3 महीने को खाई से बाहर निकाल, मतलब एक खाई खोद लेते हैं, उसमें ये जो बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं सामग्री जो बताया है इंग्लिश में पढ़ के, ठीक है, उसको पहले खूब गहरी खाई खोद लेते हैं। जितना मैंने ऊपर इसमें लिखा है आप देख लीजिए कितने मीटर लंबे चौड़े मोटाई चौड़ाई है। यदि आवश्यक हो तो ढेर को संयुक्त किया जाता है, संयुक्त मतलब मिलाया जाता है, पर पृथ्वी से ढक दिया जाता है। खाई खोदने के बाद पृथ्वी से ढक दिया जाता है। 1 या 2 महीने बाद खाद खेत में उपयोग के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, केंचुए द्वारा उपयोग के माध्यम से जैविक कचरे क्षरण कंपोजिट कहा जाता है। एक केंचुआ शारीरिक रूप से एक जलवाहक कोल्हू और मिक्सचर रासायनिक रूप से एक डिग्री और जैविक रूप से अपघटक के उपयुक्त होते हैं। भारत में केंचुओं को निम्नलिखित प्रजातियों का उपयोग नंबर पे है ग्रीन मैन्योर। अब ग्रीन मैन्योर क्या होते हैं? द प्रैक्टिस ऑफ ए ग्रीन मैन्योर इंक्लूडिंग ग्रोइंग, milking of, plugging and mixing of green crop with soil to improve physical structure and soil fertility. A green manure crop supplies nitrogen and phosphorus, second organic matter of improving hydration, aerations and crumb structure of the soil. It tends to provide protection agents, incursion of leaching. तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो हरी खाद होती है ग्रीन, हरी खाद के प्रथा में भौतिक संचालन और मिट्टी के उपरांत में सुधार करने के लिए खेती जुताई करने के लिए हरी फसलों की मिट्टी के साथ मिलाना शामिल होता है। क्या क्या शामिल होता है ग्रीन के लिए? हरी खाद फसल का आपूर्ति करती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस है, मिट्टी के जलयोजन, वेतन और क्रैप संचारण के सुधार के लिए कार्बन पदार्थ क्षरण लीचिंग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। क्या? हरी खाद मतलब ग्रीन मैनर्स। उदाहरण के लिए हरी खाद आमतौर पर तेजी से बढ़ने वाले फलीदार और गैर फलीदार पौधे हैं, मतलब ग्रोइंग ऑफ लेग्यूमिनस एंड लॉन्ग लेग्यूमिनस। लेग्यूमिनस मतलब फलीदार और जो बिना फलीदार होते हैं नॉन लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं। जैसे एग्जांपल क्लस्टर बीन या गवार, गाय मटर या लोबिया। हरी खाद की फसलों के लिए लगभग 6 से 8 मतलब ग्रीन क्रॉप ग्रोइंग फील्ड इन 6 to 8। हरी खाद फसल जो होती है 6 से 8 सप्ताह में मतलब वीक में होती हैं, उगाई जाती हैं और कोमल अवस्था में यानी फूल और अपने पलट जाती हैं। यह फसलें करीब 1 से 2 महीने तक दबी रहती हैं। इस अवधि के दौरान अगली फसल की बुआई से पहलेनेस को पूरी तरह से विघटित कर देना चाहिए, मतलब कि नेक्स्ट क्रॉप को बोने से पहले उसको कम्प्लीटली डिकम्पोज कर देना चाहिए। ठीक है, इसमें यही ग्रीन